जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनका जो है जीके का भी रोल यहाँ पर रहने वाला है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी जो है सेशन को तेज़ी के साथ शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर जानते हैं, मैंने आप सभी को पिछले सेशन में जो है एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर प्रश्न का जो है आप आंसर जरूर किया करें, जिससे कि आपको अपना लेवल खुद पता चलेगा। और अपने आप पर जो है आत्मविश्वास जरूर रखें। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वो आपके किन किन स्टेशनों के बीच चली, तो ये आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली और यहाँ पर जो है वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के बीच ये चलाई गई थी। तो ये आपकी दूसरी थी। पहली आप सभी जानते हैं दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई। देखिए, अब तीसरी भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में तीसरी भी पूछी जा सकती है। तो नई दिल्ली और मुंबई के बीच, सेंट्रल के बीच ये चलाई गई है। और ये कब चलाई गई? 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2022 को चलाई गई है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है इससे भी संबंधित प्रश्न। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे, क्योंकि जीके का सेट है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी जो है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, निम्न में से कौन सा जो है पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन से वो 3 काल हैं जिनके अंतर्गत नहीं आता है? तो बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी के साथ सभी का आंसर आए। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट सी ऑप्शन दे रहे हैं, ताम्र पाषाण काल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों आप सभी जानते हैं। लेकिन ताम्र जो पाषाण काल था, वो आप सभी का जो है 5000 ईसा पूर्व पहले जो है ये जो है आपका आया था। ये कब आया था? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद आया था। यानी पुरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद जो है ताम्र पाषाण काल जो है 5000 ईसा पूर्व आपका आया। और इसमें जो है सर्वप्रथम जो है तांबे की धातु का प्रयोग किया गया है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने है, और तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि धौलावीरा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तेजी के साथ फटाफट आंसर आए सभी कैंडिडेट का। तो बिल्कुल यहाँ पर धौलावीरा आप सभी जानते हैं गुजरात में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर गुजरात दे रहे हैं, ये गुजरात में कहाँ पर है? तो गुजरात का कच्छ जो जिला है, उसके अंदर जो है आपका बचाऊ तालुका जो है एक पुरातत्विक स्थल है, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो खोज थी कब की गई, तो 1968 को इसकी खोज की किसने की? आप सभी को ध्यान रखना है, जगपति जोशी थे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, अब ये ध्यान रखना है कि इसका जो है एक 2021 में जो है यूनेस्को में इसे शामिल कर लिया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का ये पहला स्थल था जिसे जो है 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, और ये 40वीं विश्व धरोहर के रूप में जो है घोषित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका धौलावीरा उसे क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन है, मोती हैं, सोने व तांबे के गहने हैं, और जानवरों की मूर्तियाँ और कलेश, ये सब कुछ यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है तेज़ी के साथ आंसर करें। और देखिए, जो भी यहाँ पर जो है फैक्ट आपको बता रहा हूँ, नोट जरूर किया करें आप सभी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा आंदोलन था जिसका जो नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल सही है यहाँ पर जो है, जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जो है आपका ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी ने, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी ने किया, और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान भी इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। लेकिन बारदोली जो सत्याग्रह था, जो कि 1928 में हुआ था, वो आपका, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये किसानों के जो है लगान कर को लेकर के 30% को लेकर के था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी में जो है वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्कुल यहाँ पर सभी कैंडिडेट का बिल्कुल सही है। देखिए,
आप सभी के लिए कुछ और दिन का यहाँ पर इंतजार है, फिर उससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो भी आपके बन रहे हैं सभी, हर टॉपिक की क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि मैथ का भी, रीजनिंग का। अभी देख पा रहे होंगे आप सभी, मैंने कम्युनिटी टैब में एक आपका जो है विषम क्वेश्चन को लेकर के जो है आकृति का एक क्वेश्चन डाला था, उसमें से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, उसका आंसर बी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, आकृति को देखें, उसके अंदर देख पा रहे होंगे आप, उस आकृति के जो है उसके अंदर 3 त्रिभुज, मतलब त्रिभुज बना है और उसके बाहर जो है 5 आकृति का जो है पष्टभुज बोल सकते हैं आप, जो वो बना हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 4th क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसको। कौन पहली बार जो है, कौन थे जो पहली बार जो है कब बने थे ये मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कब फहराया था ये? 15 अगस्त। तो बिल्कुल सही है आपका, 15 अगस्त 1974 को, बिल्कुल करेक्ट। जितने भी कैंडिडेट का सी आ रहा है वो सही होगा, ना कि कुछ कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए नहीं होगा ना ही बी होगा। देखिए 15 अगस्त 1947 यहाँ पर बिल्कुल 1974 करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये तमिलनाडु के सीएम थे, आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के सीएम थे जिनका नाम एम करुणानिधि, ये आप सभी को ध्यान रखना है। एम करुणानिधि थे जिन्होंने जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये मुख्यमंत्री थे। और उसी के बाद 1974 से ही गणतंत्र दिवस पे तो राज्यपाल झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पे जो है आपके मुख्यमंत्री भी झंडा फहराते हैं। अब ये मत मान लेना कि आपका जो लाल किले पे फहराते हैं, तो लाल किले पे तो आप सभी जानते हैं पीएम ही फहराते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब ये रखना है कि जिस भी राज्य से मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में फहराएंगे, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के बीच है। तो देखिए नेक्स्ट आपका, भारत में सर्दियों के दौरान जो है आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण है। कौन सी हवाएं जो है वो कहाँ से आने वाली जो है हवाएं हैं वो जो कि शीतलहर का कारण बनती हैं? और आप सभी देख पा रहे होंगे ठंडी जो है वो हो चुकी है और शीतलहर भी आपकी जो है चल चुकी है धीरे धीरे। तो जल्दी से फटाफट सभी करेंगे कैंडिडेट कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मिलने का मज़ा तो आएगा यदि आपके कर्तव्य सही है, मेहनत कर और निरंतर बढ़, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी मेरे दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का हिमालय आ रहा है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि भारत में सर्दियों के जो दौरान है हिमालय यानी पूर्व से आने वाली जो हवाएं हैं वो शीतलहर का कारण बनती हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आपके जो है दिसंबर जनवरी में जो है चलती हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपका जो है दिसंबर में ज़्यादातर चल जाएंगी तो ठंडी बहुत बढ़ जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। और इस प्रश्न में जो है अक्सर कैंडिडेट विद्यार्थी जो है वो गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि आपसे भी यहाँ पर गलती कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे टेक्निकल, अब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें टेक्निकल भी आने वाला है, नॉन टेक्निकल भी, लेकिन ए एंड ए के लिए जो तो खाली आपका जो है नॉन टेक्निकल आने वाला है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर टेक्नीशियन ए वाले कैंडिडेट विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर जो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है देखिए कुछ ही कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, तो आपका जो है तृतीय क्षेत्र जो है वो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो देता है वो तीसरा क्षेत्र देता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? तो सेकंड नंबर पे दूसरा आता है आपका द्वितीय क्षेत्र, और प्राथमिक जो क्षेत्र आता है वो तीसरे नंबर पर आता है, इसका ध्यान रखें। तीसरे नंबर पे प्राथमिक क्षेत्र आएगा, दूसरे पे आपका जो है दूसरा क्षेत्र आएगा और पहले पे जो है आपका तृतीय क्षेत्र आएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी जो है 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट थी उसमें जो है लगभग तृतीय क्षेत्र से 53% जीडीपी का 53%, और इससे जो है दूसरे क्षेत्र से जो आपका यहाँ पर ये तो 18% कुछ था, 18.8% था लगभग, और ये जो है आपका यहाँ से 28.2%। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में जो योगदान दिया वो तृतीय क्षेत्र ने दिया है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जलीकट्टू क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर जो है और ये बहुत ही फेमस है। तो जलीकट्टू जो है वो क्या है, इसीलिए यहाँ पर रखा गया है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जलीकट्टू क्या है? बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बैल या सांड बोल सकते हैं आप, जो यहाँ पर जो है वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ये क्या है, ये क्यों किया जाता है? आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु का, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे।
तमिलनाडु का है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, तमिलनाडु का एक ग्रामीण खेल है ये। और ये जो है कब बनाया जाता है, तो पोंगल त्यौहार पर बनाया जाता है, पोंगल त्यौहार पे। पोंगल त्यौहार पे ये जो है आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, क्या होता है कि सांड से जो है खेलते हैं, मतलब सांड से जो है उसे छेड़ते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, गौरव और इनकी जो संस्कृति है उसको प्रतीक है ये, इनकी गौरव और संस्कृति का ये प्रतीक है, इसीलिए जो इसे बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ का है, तमिलनाडु का। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है त्यौहार कब मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, उकाई बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने देखिए, मैंने जो है मैथ का सेट भी आपको प्रोवाइड किया था कल, जो है मैथ का सेक्शन कुछ ही विद्यार्थी यहाँ पर देख पाए हैं। तो इस तरीके से आपका रेस्पॉन्स रहेगा तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कल मैथ के सेशन में इतने बेहतरीन प्रश्न थे आपके। जिन्होंने देखा होगा तो वो कमेंट करके खुद बता सकते हैं कि मैथ के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में स्टिक के स्टिक छपने वाले हैं, मतलब कि रियल छपने वाले हैं, केवल उसका डाटा ही चेंज होने वाला है। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर है किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ये आ रहा है ताप्ती नदी पर किया गया, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। ताप्ती नदी कहाँ पर है, तो ये गुजरात की जो है मुख्य जिले में जो है उकाई बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के सूरत जिले में किया गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। कब किया गया, 1972 में किया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आर्क बांध का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप देखिए क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विश्व का और दुनिया का, एशिया का प्रथम है ये और विश्व का तीसरा नंबर का बांध है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो कौन सा है वो, इंडो की बांध हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है, इंडो की बांध है। और ये कौन सी नदी पर है, तो केरल में पेरियार नदी पर है। आपको ध्यान रखना है, पेरियार नदी पर है। कहाँ पर, केरल में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर का और एशिया में पहले नंबर पर जो है, पहले नंबर का जो है ये बांध है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जिसका जो है कितनी फिट ऊंचाई है आपकी, जो है 554 फिट इसकी जो है ऊंचाई है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे एशिया का सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा है, इंडो की बांध है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है खतरनाक प्रश्न है। देखिए, श्वेत क्रांति जो है किस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है श्वेत जो क्रांति आप सभी जानते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे होगा, पीली क्रांति का संबंध किससे होगा। देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न है वो आपके रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी विशेष कर यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, तिलहन। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन से है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले जो है कौन सी क्रांति हुई, तो हरित क्रांति की खोज की गई थी। कब, 1966 से 67 में, लगभग 1966-67 में जो है हरित क्रांति कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहली जो क्रांति थी 1966-67 में हुई थी, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। और भी यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, ये आपका हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य उत्पादन से है, ये तो आप सभी जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए तिलहन से है, खाद्य तेलों या तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति आपसे पूछा जा सकता है, तो मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का जो है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है अंडा से मुर्गी उत्पादन से है। और गोल्ड जो क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर देखिए, पीडीएफ जो आपको डाल देता हूँ मैं, आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उस पर जो है जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं।
यदि आपको ओपन नहीं होता है, कुछ कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका टेलीग्राम में जाकर के आपका चैनल नेम सर्च कर लेंगे और वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए उच्च न्यायपालिका की पहली महिला, उच्च न्यायपालिका, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे यहाँ पर, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन, देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन जो है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश, ये तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, तो वो थी आपकी हिमाचल से थी, वो आपको ध्यान रखना है। हिमाचल से कौन थी, लीला सेठ, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से निकलता है। देखिए भारत में जिप्सम और चांदी का जो के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा है जो किस राज्य से निकलता है, ये आपसे पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिप्सम और चांदी यहाँ पर पूछा है आपसे, बिल्कुल बी वाले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल बी हो जाएगा आपका, राजस्थान से निकलता है। जिप्सम और चांदी का इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपके राजस्थान से निकलता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो यहाँ पर जो है आपका जो है उड़ीसा से जो है लोहे अयस्क, आप सभी को ध्यान रखना है, उड़ीसा जो है लोहा अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा निकालता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लोहो लिख देता हूँ मैं खाली आपको ट्रिक के लिए। और आप सभी जानते हैं झारखंड के लिए कोयला है आपका, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न 4 प्रश्न जो है कवर हो जाते हैं, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। फटाफट, बहुत अच्छी, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप जो है तैयारी करें। और ये समय जो है वो आपका बहुत ही कीमती समय है, इसलिए उसका सही सदुपयोग करें। तो जबलपुर यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जबलपुर ऑप्शन सी करेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर जो है, ये आपका सही नहीं है। आप सभी जानते हैं ताप्ती नदी सूरत बिल्कुल सही यहाँ पर मैच है। उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है आपका, तो ये सारे बाकी सही हैं। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो आपका सही ढंग नहीं है। जबलपुर जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा, जबलपुर कई किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना आपसे भी, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसे पूछा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन वाले जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है आपका DRDO जो है वो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। कौन सा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है। आप सभी जानते हैं भारत का संगठन है, राष्ट्रीय होगा, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का एक राष्ट्रीय संस्था है जो आप सभी देख पा रहे होंगे, जो भारत के जो है बिल्कुल। कब DRDO की स्थापना कब की गई, सभी कैंडिडेट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि DRDO की स्थापना कब की गई। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही आंसर देते हैं। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय का सही मेल को दर्शाता है। देखिए मेल यहाँ पर जो है सही ढूंढना, यानी कि किसका जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हेडक्वार्टर मैच कर रहे हैं, तो किसका मेल जो है वो सही है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है 1958 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर जो है कौन सा सही है, तो आप बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जितने भी। देखिए इसको जो है WTO कर दिया गया है, अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, आप सभी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। और आप सभी को ध्यान रखना है ये सही है आपका, जबकि WHO का कहाँ पर है आपका, WHO का ये जो हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। WHO हो गया आपका, WTO हो गया, इनका जो कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। इसका भी कहाँ है, जेनेवा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रेड
रेड क्रॉस का भी जो है आपका जिनेवा में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, तीनों का इनका जो है जिनेवा में, इंटरपोल का कहाँ पर है और ESRO का कहाँ पर है, ये आप सभी बताएंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इंटरपोल का जो है आप सभी का कहाँ पर है, तो लियोन जो है फ्रांस के लियोन में है। और इनकी स्थापना जो है WHO की 1948 में की गई थी, आप सभी जानते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड यानी गेट की जो है इसकी भी 1948 में की गई थी, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए ये जो है आपका इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ, लियोन में है, और ये इसके जो है फ्रांस के लियोन में है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना की गई। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ESRO का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप सब फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट हैं जो सिर्फ आते हैं, कहते हैं ना भटके हुए डोलते हैं, कुछ जिन्हें पढ़ना नहीं होता ना, इधर गए उधर झांक लिया, उसकी पड़ोस में झांक लिया, तो ये ताका झांकी जो है करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल से ही देखें, आपको जहाँ पर भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप वहाँ जा कर के देखें। आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखें, कहाँ से प्रश्न फंस रहे हैं उस टाइप के प्रश्न देखें। बट ये नहीं है कि आप अपना 4 मिनट यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं, 4 मिनट किसी और चैनल पर जा कर के बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा फ्रेंड्स, समय बहुत कीमती है और इसका सही उपयोग करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय जो है वो फिर से आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। तो 2011 यहाँ पर 11 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, तो बिल्कुल आपसे भी देख पा रहे तीसरा राज्य यहाँ पर पूछा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तीसरा जो है आपका पूछा गया है यहाँ पर। तो तीसरा आपका बिहार हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यूपी सबसे फर्स्ट पे आप सभी जानते हैं, यूपी का जो है 2011 में कितना परसेंट रहा था, तो 16.51% के समथिंग जो है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है उसके बाद महाराष्ट्र का 9.28%, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और तीसरे नंबर पर आपका बिहार है, जिसका जो है आपका 8.6%। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, ये चौथे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर जो है आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए वर्तमान लिखा है यहाँ पर, वर्तमान जो आपका जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है, कौन सा राज्य है। देखिए 2011 की बात चल रही है यहाँ पर, 2011 का ही आपको डाटा है अभी जो है याद रखना है। तो यहाँ पर 2011 में जो है किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात था, ये आपसे पूछा गया है। सबसे हाई तो आप सभी जानते होंगे केरल का सबसे ज़्यादा है। केरल का कितना है, सबसे ज़्यादा है। तो बिल्कुल तेज़ी के साथ करेंगे यहाँ पर जो है, इसका क्या हो जाएगा, केरल का सबसे ज़्यादा होगा मेरे दोस्त। तो केरल का कितना है आप सभी जानते हैं, 1084। ये तो आप सभी को डाटा याद होगा सभी को। और जबकि हरियाणा का यहाँ पर बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल हरियाणा हो जाएगा, कितना है 889 और कहीं कहीं पर 74 भी लिखा रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इतना जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है सभी कैंडिडेट का। और यहाँ पर जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो है सबसे कम किसका रहा था, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो लक्ष्य जिस दमन द्वीप है उसका रहा था, जो कि आपका 618 रहा था। दमन और द्वीप का जो है 618 रहा था, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ये प्रश्न आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दास वंश की स्थापना किसने की थी। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपसे सिर्फ एक लाइक चाहिए यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो। दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऑप्शन आ रहा है। और इसे गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, दास वंश और गुलाम वंश एक ही है, जो कि कुतुबुद्दीन ने जो है इसकी स्थापना की थी। एग्जाम में सिर्फ आपको जो है घुमाने की कोशिश की जाती है। कब की थी, 1206 ईस्वी में की थी। 1206 ईस्वी में इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये मोहम्मद गौरी के जो है गुलाम थे। और इन्होंने तभी से जो है 1206 में जो है अपना दिल्ली सल्तनत पर जो है इन्होंने अपनी स्थापना कर दी। और 1206 से लेकर 1290 तक जो है
इन्होंने जो है गुलाम वंश चला था, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें जो आपका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उसके बाद इल्तुतमिश आए, उसके बाद जो है बलबन आए, तो इन्होंने शासन किया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। 1206 से लेकर के 1290 तक। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का आंसर आ रहा था कि सर आप थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर तेज़ करा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी बचे और आप स्पीड भी जो है मेंशन कर पाएँ। तो इस तरीके से जो है मेंटेन आपको रखना है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो ये आपको बताना है। देखिए गुप्त काल के दौरान जो है चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपके कि बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है बी आ रहा है, बी ऑप्शन आ जाएगा। फाइयान लिखा होता है या फायान लिखा होता है, जो भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो आपको ध्यान रखना है चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, फाइयान था। और ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को ध्यान रखना है ह्यून सॉन्ग जो है, हान सॉन्ग जो भी यहाँ पर लिखा है, ह्यून सॉन्ग लिखा है, किसी पे हॉन सॉन्ग लिखा होता है, तो ये किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो दिया है यहाँ पर वो आपका जो है किससे संबंधित है? वो हर्षवर्धन से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर जो है और आपका जो है गुप्त काल में जो फायान आए थे, जो कि चंद्रगुप्त के काल में, सॉरी मौर्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त होगा। बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 20 प्रश्न कराए हैं मैंने यहाँ पर। एक क्वेश्चन शायद दोबारा से रिपीट मतलब काउंटिंग में यहाँ पर जो है नंबर गलत डल गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, और इस प्रश्न का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी जो है तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे। और वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात भी आंसर क्या करें सभी कैंडिडेट, क्योंकि मैं आपको आपके सभी के कमेंट देखता हूँ कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर जो आंसर कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से विषय गणित पर लिखी गई एक मध्य युगीन जो भारतीय पुस्तक थी वो कौन थी? ये आपको बताना है कि गणित विषय पर लिखी गई है वो पुस्तक मध्य युग की है। आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।